डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन को कहा है रॉकेट मैन और अब स्मार्ट गाय कहा है। जानेंगे क्या बात है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत यूरोप के एक बेहद खास प्रोजेक्ट में शामिल हो रहा है। क्या भारत के लिए ये सही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसके बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने उत्तर कोरिया के 41 साल के नेता किम जोंग उन को याद किया। हाल ही में एक इंटरव्यू में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को ट्रंप ने स्मार्ट गाय कहा और उनके साथ अपने संबंधों को याद किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो किम से फिर से संपर्क बनाने की योजना बना रहे हैं। उनके बयान ने एक बार फिर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच संबंधों को चर्चा में ला दिया। आपको बता दें 2024 तक अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। किम जोंग उन ने कई बार अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका उत्तर कोरिया को अपने सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा मानता है। ट्रंप ने कहा है कि किम कोई धार्मिक कट्टरपंथी नहीं है। ये बयान उत्तर कोरिया के बारे में पश्चिमी देशों के नजरिए से हटकर है। किम को आमतौर पर एक सख्त तानाशाह के रूप में देखा जाता है, जिनका देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए। 2017 में दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हुई। ट्रंप ने किम को रॉकेटमैन कहा, जबकि किम ने ट्रंप को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया। हालांकि 2018 में अप्रत्याशित कूटनीति का दौर शुरू हुआ। अपने कार्यकाल 2017-2021 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ 3 ऐतिहासिक मुलाकातें की। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरियाई नेता से सीधे बातचीत। ट्रंप ने किम को चतुर व्यवहारिक नेता बताया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच अच्छी समझ है और वो मुझे पसंद करते हैं। हालांकि ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यहां स्वीकार किया कि इन मुलाकातों से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। ट्रंप के साथ 3 मुलाकातें हुई, लेकिन ठोस समझौता नहीं हुआ। सिंगापुर शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ। किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये पहली मुलाकात थी। इसमें कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त बनाने पर चर्चा हुई। हालांकि कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। हानोई शिखर सम्मेलन यह दूसरी बैठक थी, लेकिन वार्ता विफल रही क्योंकि दोनों पक्ष प्रतिबंध हटाने और परमाणु निरस्त्रीकरण के शर्तों पर सहमत नहीं हो सके। डीमिलिट्रीकृत जोन ट्रंप में DMZ मुलाकात हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाया। उत्तर कोरिया, जिसने कई परमाणु परीक्षण किए हैं, अपने हथियार कार्यक्रम को अपनी प्रतिष्ठा और ताकत का प्रतीक माना है। उत्तर कोरिया का दावा है कि वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे अपने दुश्मनों से सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने इसे वैश्विक शांति के लिए खतरा बताते हुए कई प्रतिबंध लगाए हैं। 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद से उत्तर और दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में है। ट्रंप ने याद किया कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने रूस और चीन के साथ एक हथियार नियंत्रण समझौता करने की कोशिश की थी। यह समझौता परमाणु हथियारों पर नई सीमाएं तय करने और चीन को बातचीत में शामिल करने का प्रयास था। ट्रंप ने कहा कि मैं इस समझौते के करीब था, लेकिन 2020 के चुनाव में हार ने इसे रोक दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किम जोंग उन को तानाशाह बताते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की नीतियों पर गंभीरता से विचार करना होगा। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है और वाशिंगटन के साथ मिलकर निरस्त्रीकरण की कोशिशें जारी रहेंगी। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने कई छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। एक्सपर्ट का मानना है कि यह किम का संदेश था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच संबंधों ने अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्तों में नया मोड़ दिया है। हालांकि उन मुलाकातों से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन ये कूटनीति का एक दुर्लभ उदाहरण था। अब देखना है कि ट्रंप की आगामी राजनीतिक योजनाओं और किम जोंग उन की रणनीतियों से भविष्य में इन संबंधों का क्या रूप बनता है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच संबंध जटिल, तनावपूर्ण, समय समय पर अस्थिर रहे हैं। इन संबंधों का मुख्य फोकस परमाणु हथियारों के विकास, सैन्य शक्ति प्रदर्शन और कूटनीतिक वार्ताओं पर रहा है। विशेष रूप से किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच कई उतार चढ़ाव देखने को
मिले हैं। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच संबंध 1950-53 के कोरियाई युद्ध के बाद से खराब चले हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका दक्षिण कोरिया का समर्थन कर रहा था, जबकि उत्तर कोरिया को चीन और सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। युद्ध विराम के बाद से दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक शांति समझौता नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या कर पाते हैं ये दोनों ही देश। क्या यहाँ पर फिर से दोस्ती भरी चीजें चलेंगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोप के मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। ये घोषणा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट आर्मामेंट कॉरपोरेशन ने की है। इसने अत्याधुनिक यूरोड्रोन मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम के कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का स्वागत किया है। इस प्रोग्राम में शामिल होने से भारतीय रक्षा उद्योगों, खासकर वायुसेना को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, भारत को यूरोप की स्टेट ऑफ आर्ट रक्षा टेक्नोलॉजी के मिलने की संभावना भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। OCCAR यूरोप के कई प्रमुख डिफेंस प्रोजेक्ट की देखरेख करता है। इनमें A400M एटलस एयरलिफ्टर, बॉक्सर आर्म्ड यूटिलिटी व्हीकल, टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर और होराइजन मिड लाइफ अपग्रेड मल्टी रोल फ्रिगेट शामिल है। CCAR कार्यकारी प्रशासन के निदेशक जोआजिम सकर ने 21 जनवरी को बर्लिन में भारतीय दूतावास को पर्यवेक्षक राष्ट्र का स्वीकृति पत्र व्यक्तिगत रूप से सौंपा है। CCAREA निदेशक ने इस उपलब्धि पर भारत सरकार को बधाई दी है और आशा व्यक्त की है कि ये दीर्घकालिक, फलदायी और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की नींव रखेगा। यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत का शामिल होना रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना है। ऐसे में भारत अब जापान के बाद पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश बन गया है। नवंबर 2023 में जापान के पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश के बाद अगस्त 2024 में भारत ने आवेदन प्रस्तुत किया था। पर्यवेक्षक बनने से भारत को यूरोड्रोन की टेक्नोलॉजी, डेटा तक पहुंच और विमानों के लिए ऑर्डर देने की क्षमता बढ़ जाएगी। हालांकि पर्यवेक्षक देश प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास या भाग लेने वाले देशों के बीच वर्क शेयर के वितरण के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं। OCCAR ने भारत को मिलने वाले विशिष्ट लाभों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन यह कदम भारत की व्यापक रक्षा रणनीति के अनुरूप है, जिसमें वैश्विक भागीदारों के साथ टेक्नोलॉजी सहयोग को गहरा करना शामिल है। यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत की भागीदारी अक्टूबर 2024 में जर्मनी के साथ एक संयुक्त सहयोग के समझौते के तुरंत बाद हुई है। ये समझौता टेक्नोलॉजी सहयोग, सह उत्पादन और रक्षा प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर डेवलप करने की बात है। साल 2016 में शुरू किया गया था यूरोड्रोन कार्यक्रम, जिसका अनुमानित मूल्य है $7.3 बिलियन और इसका नेतृत्व फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन के 4 यूरोपीय देश कर रहे हैं। एयरबेस, दसॉल्ट, लियोनार्डो जैसे प्रमुख उद्योग भागीदार इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस परियोजना को अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसी गैर यूरोपीय सिस्टम पर यूरोप की निर्भरता को कम करने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि यूरोड्रोन कार्यक्रम में देरी और बढ़ती लागत की समस्या रही है। यूरोड्रोन प्रोग्राम से सबसे ज्यादा फायदा भारतीय वायुसेना को होने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इसमें इंजन की सप्लाई में भी आ रही देरी है। भारत अभी तक खुद का जेट इंजन भी विकसित नहीं कर सका है। ऐसे में यूरोड्रोन जैसे कार्यक्रम के जरिए भारत यूरोपीय भागीदारों के साथ मिलकर विमानन क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगा सकता है और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।